स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, जिसमें हम परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां देखी। आज का हमारा टॉपिक है वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर। तो देखिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था कि इससे पहले जो साइंटिस्ट था, हम कह रहे हैं कि रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसकी जो कमियां रह गई थी। तो देखिए, ये नाभिक था, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड की कमी क्या थी? रदरफोर्ड की कमी ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय वह अपनी ऊर्जा का निरंतर क्या करता है, ह्रास करता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय वह अपनी ऊर्जा का निरंतर ह्रास करता है, जिसके कारण एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए थी, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन यह ऐसा नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन लगातार ही चक्कर लगाता रहता है। और ये क्यों लगाता है, इसकी व्याख्या करने में जो रदरफोर्ड था वो क्या था, असफल था। इस कमी को कौन पूरा करने वाला है, नील्स बोर। तो नील्स बोर ने क्या कहा, देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ये क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, नाभिक की ओर खींचता है। यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। और दूसरा जो बल होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। दूसरा कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल। ये लो, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय जो बल होता है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है। यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है। चूंकि ये दोनों जो बल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं गिरता। एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन से बाहर की ओर धकेलता है। दोनों का बैलेंस बना हुआ रहता है। जितनी सामर्थ्य से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचे जाते हैं उतनी ही सामर्थ्य से नाभिक से बाहर की ओर धकेले भी जाते हैं, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में कभी भी नहीं गिरता और लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ रहता है। हम कह रहे हैं रदरफोर्ड की जो कमी थी वो क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय वह अपनी ऊर्जा का निरंतर क्या करता है, ह्रास करता है, जिसके कारण एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए थी, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी व्याख्या करने में ये क्या था, असमर्थ था। इसके बाद नील्स बोर आया। नील्स बोर ने क्या किया, इसकी कमी को पूरा किया। कमी को कैसे पूरा कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला होता है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, अंदर की ओर खींचेगा।
और अपकेंद्रीय जो बल होता है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर की ओर धकेलता है। क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में नहीं गिरता। तो ये नील्स बोर का पहला पॉइंट था। इसके अकॉर्डिंग जो अभिकेंद्रीय बल था उसका मान होता है F बराबर ZE² अपॉन R²। अभिकेंद्रीय बल का मान होता है F बराबर फोर्स F बराबर ZE² अपॉन R²। ये क्या है? अभिकेंद्रीय बल। और इसके अकॉर्डिंग अपकेंद्रीय जो बल होता है उसका मान होता है F बराबर mv² अपॉन R। ये दोनों के बल के मान हैं जिससे हम क्या करेंगे, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, ऊर्जा और वेग की गणना भी करेंगे अगले टॉपिक में, जब हम पढ़ेंगे क्या, नील्स बोर के अनुप्रयोग। तो ये नील्स बोर का पहला पॉइंट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब दूध से मक्खन निकाला जाता है या दही से भी मक्खन निकालें तो वो किस बल का उदाहरण है। दूध या दही से मक्खन का निकालना किस बल का उदाहरण है। तो देखिए जब दूध से या दही से, आप देखते हो दूध या दही से, जब अपन दही से अगर छाछ बना रहे हैं तो जैसे ही वो रई जो होती है उसको अपन विलोड़क कह रहे हैं जैसे साइंस की भाषा में, उसको जैसे ही चलाते हैं तो क्या होता है कि जो घी होता है वो उस केंद्र से बाहर की ओर जाता है। केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है यानी पर्दे की ओर जा रहा है। तो देखिए केंद्र से बाहर की ओर यानी धकेल रहा है, तो कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। तो इसका आंसर होता है अपकेंद्रीय बल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूध या दही से मक्खन का निकलना किस बल का उदाहरण है। तो किस बल का उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल का क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो पदार्थ होता है यानी मक्खन जो जा रहा है वो केंद्र से किधर की ओर जा रहा है, पर्दे की ओर। तो पहला पॉइंट ये हो गया नील्स बोर का। अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरा पॉइंट क्या था कि रदरफोर्ड की दूसरी कमी क्या थी। रदरफोर्ड की दूसरी कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जब अवशोषण करते हैं, निरंतर ऊर्जा का जब ह्रास होता है तो उसके कारण जो प्राप्त स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए था, सतत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी व्याख्या करने में ये क्या रहा, असफल रहा। निरंतर ऊर्जा के ह्रास से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी व्याख्या करने में नील्स बोर क्या था, असफल था। उसके बाद में अगला जो वैज्ञानिक आया वो इसकी कमी को, नील्स बोर जो कमी को पूरा कर रहा है वो कैसे कर रहा है। देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा का अवशोषण सतत ही नहीं करते। इसलिए लाइन ही हटा दी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा का अवशोषण सतत ही नहीं करते। सतत का मतलब कंटिन्यूअस यानी लगातार ही एनर्जी नहीं लेते, अपितु क्वांटा या फोटोन या ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स के रूप में लेते हैं। इतनी एनर्जी ले लेते हैं जितनी एनर्जी उनको खर्च नहीं हो पाती। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा का जो अवशोषण करते हैं वो बड़े बड़े बंडल या पैकेट्स के रूप में लेते हैं। इतनी एनर्जी खर्च नहीं हो पाती, उससे ज़्यादा वो क्या ले लेते हैं, एनर्जी पहले से ही एब्जॉर्ब करके रखते हैं। दो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा पॉइंट क्या है नील्स बोर का कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण सतत ही नहीं करते, अपितु क्वांटा या फोटोन या ऊर्जा के बंडल या ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो उड़ते हैं वो ऊर्जा का अवशोषण सतत ही नहीं करते, अपितु क्वांटा या फोटोन के रूप में करते हैं या ऊर्जा के बड़े बड़े बंडल लेते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी पहले से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस ऊर्जा का मान जो होता है इसके अकॉर्डिंग E बराबर क्या होता है, एच न्यू। ये कितनी एनर्जी ग्रहण करते हैं, E बराबर एच न्यू के। एच जहाँ E तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊर्जा एनर्जी को। H जो होता है वो होता है प्लांक नियतांक। और न्यू इसको बोलते हैं न्यू,
न्यू। न्यू बराबर क्या है? आवृत्ति। प्रकाश की क्या है ये? आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। ये न्यू का चिन्ह है। तो दूसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण सतत ही नहीं करते, अब तो क्वांटा या फोटोन के रूप में करते हैं। ऊर्जा के बड़े बड़े बंडल या पैकेट्स कहते हैं, इतनी एनर्जी लेते हैं, और ऊर्जा का मान भी क्या होता है? ई बराबर एच न्यू के। ई बराबर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच बराबर प्लैंक नियतांक, और न्यू बराबर क्या है? आवृत्ति है। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखें हम नील्स बोर का। तीसरा पॉइंट क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाता है, तो देखिए ये हमने बनाए एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर हैं ये, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ऊर्जा स्तर में हम कह रहे हैं ये है निम्नतर ऊर्जा स्तर, निम्नतर ऊर्जा स्तर, और ये है उच्चतर ऊर्जा स्तर। तो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का वो करेगा अवशोषण। ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। और जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर में गिरता है तो वो करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन। क्या कह रहे हैं हम? जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्चतर से निम्नतर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ही आप सीढ़ियों पर चढ़ोगे तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, यानी एनर्जी आप ग्रहण कर रहे हो, और जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हो सीढ़ियों से तो रिलैक्स महसूस करते हो, आप उस समय क्या कर रहे हो? एनर्जी को निकाल रहे हो। तो जब कभी भी ऊर्जा का अवशोषण और अवसर्जन एक साथ होता है तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर से उच्चतर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब उच्चतर से निम्नतर में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। और स्पेक्ट्रम की बात करें तो सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य का स्पेक्ट्रम वो किस प्रकार का प्राप्त होता है? विबग्योर। विबग्योर। विबग्योर का मतलब देखिए, इसको बोलते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी हम क्या कह रहे हैं इसको देखिए, ये वॉयलेट यानी बैंगनी, ये इंडिगो, इसको बोलते हैं हम जामुनी या आसमानी, इसको देखिए, इसको बोलते हैं ब्लू। ब्लू का मतलब नीला, ये ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, और ये रेड यानी लाल। ये कलर हो गए। यानी इसमें देखें हम इधर से इधर जब चलते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा, और तरंग दैर्घ्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से। ये किसका चिन्ह है? लैम्बडा का। इधर से इधर चले हम कह रहे हैं तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा का मान बढ़ता है, यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से कलर की होती है? लाल कलर की, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन से कलर की होती है? बैंगनी कलर की होती है। इसलिए जो संकेत बनाए जाते हैं वो अधिकतर लाल कलर के बनाए जाते हैं। जो भी सिग्नल वगैरह जो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? लाल कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो दूर से दिखाई दे जाएं, तरंग दैर्घ्य उसकी अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य एक दूरी का मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य किसका मात्रक है? दूरी का। और
सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य भी किसकी कलर की बताई हमने, लाल कलर की। और सबसे कम कौन से की होती है, बैंगनी कलर की। इधर से इधर चल रहे हैं हम, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, और इधर से इधर चलते हैं तो ऊर्जा का मान, ऊर्जा को हम व्यक्त करते हैं ई से, और ऊर्जा का मान क्या होगा, इधर से इधर बढ़ेगी। यानी सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी कलर की होती है और सबसे कम ऊर्जा कौन से कलर की होती है, लाल कलर की होती है। ये ई और लैम्बडा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों उल्टे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर, अभी पढ़ा था हमने, ई बराबर एच न्यू, या हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। तो देखिए ई और लैम्बडा एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्योंकि न्यू बराबर हम जब पढ़ेंगे तो न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। यहाँ न्यू की जगह हमने क्या मान रख दिया, सी अपॉन लैम्बडा। और देखिए ई और लैम्बडा यानी ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ई का मान जब बढ़ेगा तो लैम्बडा का मान घटेगा, या लैम्बडा का मान अगर बढ़ा रहे हैं हम तो ई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एनर्जी की जब बात कर रहे हैं तो एनर्जी और लैम्बडा की जो होते हैं दूसरे एक दूसरे के क्या हैं, इनडायरेक्टली, हमेशा उल्टे हो रहेंगे। हम कह रहे हैं इसमें देखें हम क्वेश्चन क्या है, जैसे हम कह रहे थे अभी, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कौन से कलर की होती है, लाल रंग की। अगला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो रहती है वो किसकी रहती है, बैंगनी रंग की। ऐसे ही सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा वो किस कलर की होगी, बैंगनी रंग की। ये बैंगनी रंग की। और सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा और वो कौन से कलर की रहेगी, लाल रंग की। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गए। तो हम क्या कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर से उच्चतर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, वो अवशोषण करता है, और जब उच्चतर से निम्नतर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हो रहा था, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था। और सूर्य का स्पेक्ट्रम कह रहे थे विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इधर से इधर चलते हैं तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, और इधर से इधर अगर बढ़ते हैं तो ऊर्जा का मान बढ़ता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल कलर की और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी कलर की होती है। ऐसे ही सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग की और सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो कौन से कलर की होती है, लाल रंग की होती है। अगला पॉइंट नील्स बोर का क्या है कि कोणीय संवेग का जो मान है वो कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात MBR बराबर NH/2π होता है। तो चौथा पॉइंट क्या था नील्स बोर का कि कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात MBR बराबर NH/2π होता है। MBR बराबर NH/2π, जहाँ M बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, B बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, R बराबर त्रिज्या, R बराबर बोर कक्ष की त्रिज्या, और H बराबर प्लांक नियतांक, H बराबर प्लांक नियतांक, और पाई बराबर होता है इसमें 3.14, और N बराबर हैं एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, जिनका मान जो होता है क्रमशः 1, 2, 3 डॉट डॉट होता है। चौथा पॉइंट क्या था कि कोणीय संवेग का जो मान होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात MBR बराबर NH/2π। इसके बाद देखिए नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां। तो नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, देखिए कि सबसे पहली कमी ये थी कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल
ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन पूरी आवर्त सारणी में किसके पास पाया जाता है? हाइड्रोजन परमाणु के पास में। यानी इस सिद्धांत के द्वारा केवल हाइड्रोजन या उसके समकक्ष जो आयन थे उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा इसकी कमी में कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। अर्थात हम ऐसे बात करें कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल जैसे हाइड्रोजन की बात करें हम He+, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो हीलियम प्लस आयन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक इलेक्ट्रॉन। इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे ही Li+2 3 होता है परमाणु क्रमांक, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ऐसे ही Be+3, ऐसे ही बात करें बोरोन+4, या हम कह दें सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, और यहाँ पर लगा दिया हमने +10। यानी ऐसे परमाणु या आयन जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। इन सभी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल एक इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम इनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखिए अब नील्स बोर की कमी का, कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं, यहाँ लगा दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को हम विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो वह एक से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है, और यह प्रभाव क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव कहलाता है। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो वह एक से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट देखें तीसरा, कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो भी यह एक से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है, और यह प्रभाव क्या कहलाता है? ज़ीमेन वैज्ञानिक ने खोज की, इसलिए इसको कहते हैं हम ज़ीमेन प्रभाव। और इस प्रभाव की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को हम चुंबकीय क्षेत्र से गुजार रहे हैं तो यह प्रभाव का नाम क्या था? ज़ीमेन प्रभाव था। लेकिन इस सिद्धांत की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। इस प्रभाव की व्याख्या हम इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। और चौथा जो कंपाउंड था इसकी कमी का, वो क्या था? कि कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2π कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी व्याख्या करने में यह असफल रहा। कोणीय संवेग का मान MBR बराबर NH/2π कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी व्याख्या करने में ये क्या था? असफल रहा। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2π कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी व्याख्या करने में ये क्या था?
असफल रहा था। तो ये 4 कमी थी, कोणीय संवेग का मान इसने दे तो दिया, लेकिन यह इसने कहाँ से प्राप्त किया, इसकी व्याख्या करने में ये क्या था, असफल था। तो नील्स बोर की 4 कमियाँ थी, मुख्यतः 4 ही इसने पॉइंट दिए थे और 4 ही कमी थी। 4 कमी क्या थी कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी जिनके पास आवर्त सारणी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। और दूसरा पॉइंट था, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को हम विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो यह 1 से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है, और यह प्रभाव क्या कहलाता है, स्टार्क प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। और अगला पॉइंट था, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को हम चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो भी यह 1 से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है। यह प्रभाव प्रभाव क्या कहलाता है, जीमीन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। और चौथा जो पॉइंट था वो था कि कोणीय संवेग का मान MBR बराबर NH/2 पाई कहाँ से प्राप्त हुआ, इसकी व्याख्या करने में यह असफल था। धन्यवाद।